हेलो एवरीवन, दिस इज सोवन, यू आर वाचिंग स्टडी ओपी। आज हम पढ़ने वाले हैं रूबी लेजर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्विक इंट्रोडक्शन रूबी लेजर के बारे में, थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री को समझेंगे। देन सबसे मेन टॉपिक कंस्ट्रक्शन ऑफ रूबी लेजर, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसके एनर्जी लेवल डायग्राम को हम समझने वाले हैं, उसके करेक्टरिस्टिक क्या क्या है ये हम पढ़ेंगे। देन एडवांटेज, डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस को भी हम समझने वाले हैं आज के लेक्चर में। और हम उसके एप्लीकेशन जो रियल लाइफ में क्या यूज है उन्हें समझेंगे, और इस वीडियो को उसके बाद करेंगे हम एंड। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन देते हैं रूबी लेजर के बारे में। सो रूबी लेजर दुनिया की ऐसी पहली लेजर थी जिसे कि बनाया गया था और सक्सेसफुली ऑपरेट किया गया था। इसे हम सॉलिड स्टेट लेजर बोलते हैं। सॉलिड स्टेट लेजर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो रूबी क्रिस्टल है वो क्या एक सॉलिड है, और ये जो आपको पीछे पिंक कलर का दिख रहा है ना, ये रूबी रॉड है, ये सॉलिड है। इसी वजह से इसे हमें एक सॉलिड लेजर भी बोला जाता है, सॉलिड स्टेट लेजर हम कहते हैं इसे। अब आगे बढ़ें और लेजर के बारे में हमें पता करें, और लेजर की फुल फॉर्म ना मालूम हो तो बड़ा गलत होगा ना। तो लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब देखो इसमें जो स्टिमुलेटेड एमिशन है ना, इस टर्म को आपको समझ के रखना है। इसे मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जब क्या होता है, कोई दो स्टेट है, ऑलरेडी एक एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास कोई फोटोन आया और वो इसे टकराया, तो क्या हुआ, नेक्स्ट पोजीशन में जो ये एक्साइटेड स्टेट में है ना, ये आ जाएगा आपका ग्राउंड स्टेट में, और यहाँ से दो फोटोन ये एमिट कर देंगे। इस टाइप के एमिशन को बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, जो आपके काम आने वाला है इस पूरे लेक्चर को समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ रूबी लेजर। हमें पता है कि लेजर में स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, मगर ये कॉन्सेप्ट हमें दिया किसने था? ये दिया था हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था 1917 में, और इसी के बेसिस पर हमने लेजर को डेवलप किया था। अब देखो हिस्ट्री में कोई चीज़ सीधे सीधे तो डेवलप हो नहीं जाती, तो सबसे पहले हमने लेजर में मतलब लाइट एम्प्लीफिकेशन से पहले हमने डेवलप किया था मेजर, जिसमें क्या था, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन की गई थी, और इसमें भी सेम हमने स्टिमुलेटेड एमिशन का यूज किया हुआ था। देन आगे बढ़ते हैं तो हम पहुँचे आपके 1960 में। यहाँ पे क्या था, जो मिलमैन थे इन्होंने जो रूबी लेजर फर्स्ट है वो बनाया था आपका, जिसमें क्या था, उन्होंने रूबी क्रिस्टल का यूज करा था लेजर ऑपरेशन को अचीव करने के लिए। और आगे अब हिस्ट्री में इन्होंने कहाँ किस लेवल बनाया पढ़ सकते हैं, मगर सबसे ज़रूरी होता है आपको डेवलपमेंट समझना। जैसे क्या 1917 में हमारे पास कंसेप्ट आया स्टिमुलेटेड एमिशन का। उसके बाद 1950 में हमने क्या किया, इसी प्रिंसिपल का यूज करते हुए हमने माइक्रोवेव के लिए स्टिमुलेटेड एमिशन माइक्रोवेव में हमने यूज़ करा। देन उसके बाद 1916 में आके मिलमैन ने हमारे पास जो है लाइट एम्प्लीफिकेशन किया। तो हमें हिस्ट्री में बस ये टाइमलाइन को समझना जरूरी होता है। सो आते हैं हमारे पास मेन टॉपिक पर अपने वापस, जो है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ रूबी लेजर। सो लेट्स स्टार्ट। कंस्ट्रक्शन ऑफ रूबी लेजर में रूबी लेजर का एक बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है। इसके तीन पार्ट है। सबसे पहले वर्किंग सबस्टेंस, जिसमें क्या होता है, रूबी क्रिस्टल को हम यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, रेजोनेंट कैविटी, और तीसरा हमारा ऑप्टिकल पंपिंग। अब देखो वर्किंग सबस्टेंस क्या है, जो हमारा रूबी क्रिस्टल है उसे हम वर्किंग सबस्टेंस की तरह यूज़ करने वाले हैं। रेजोनेंट कैविटी में क्या है, जो आपकी रूबी रॉड है पूरी जो रखी होती है वो क्या होती है, हमारी एक रेजोनेंट कैविटी के अंदर होती है। ऑप्टिकल पंप जो हमारे पास एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नली, उसमें क्या होता है, जिनॉन फ्लैश ट्यूब को हम लैंप को यूज कर रहे होते हैं, वो क्या काम करते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग है। तो उसके थ्री मेन कंपोनेंट होते हैं। अगर हम फिगर में समझना चाहें तो देखो ये वाला क्या है, ये हेलिक्स जो शेप है ना, इसे ये है आपकी, ये जो है ये 1 2 3 4, ये आपकी क्या है, एक जिनॉन लैंप है, ठीक है, जिसमें कि जिनॉन गैस भरी होती है इनके अंदर, और यहाँ से पावर सप्लाई से कनेक्टेड रहते हैं, जिससे क्या है, हमारे पास एक फ्लैश लाइट इस रूबी रॉड पर डाली जाती है, ठीक है। अब देखो रूबी रॉड है, इसमें क्या है, रूबी क्रिस्टल है, ये क्या है आपका वर्किंग सबस्टेंस है। और ये जो पूरी कैविटी है इसे क्या बोलते हैं, आपका रेजोनेंट कैविटी। इसमें क्या होता है, कूलिंग का सिस्टम लगा रहता है, यहाँ से इंटर और यहाँ से आउट। अब हम तीनों पार्ट को वन बाई वन समझते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा होता है वर्किंग सबस्टेंस। तो वर्किंग सबस्टेंस में हमारा क्या होता है, रूबी क्रिस्टल होता है, जिसका हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये कैसे बनाते हैं, देखो इसमें क्रोम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्या होता है, हमारा 0.05% हम क्रोमियम की डोपिंग करते हैं, जिससे कि हमें क्या बनता है, एक रूबी क्रिस्टल मिलता है। अब इस डोपिंग की वजह से ही क्या होता है, इसका कलर थोड़ा सा पिंक हो जाता है। तो पिंक और रेड थोड़ा सा कलर हो जाता है डोपिंग की वजह से। तो एक क्रोमियम आयन जो है ना, यही आपका जो है लेजर एक्शन परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा होता है आगे, और ये एक्टिव सेंटर की तरह एक वर्क कर रहा रहता है लेजर में, ठीक है। दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, रेजोनेंट कैविटी। अब रेजोनेंट कैविटी क्या है, रूबी क्रिस्टल जो आपका जो होता है ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और 0.8 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है। जो आपको बीच में जो रॉड दिख रही थी ना आपको फिगर में, वो रॉड क्या थी, वो रूबी रॉड थी। अब देखो इसके दोनों साइड क्या होते हैं, एकदम पैरेलल एंड फ्लैट रहते हैं आपस में, और एक दूसरे के बिल्कुल एकदम ये पैरेलल रहेंगे दोनों साइड।
एक साइड को हम फुली रिफ्लेक्टिव बनाते हैं, ठीक है, इसे सिल्वर पॉलिश करते हैं, और दूसरी साइड को हम पार्शियल रिफ्लेक्टिव बनाते हैं। तो ये किस में होते हैं, पूरी रेजोनेंट कैविटी के अंदर रखे होते हैं। तो उसमें लिखा हुआ हमारे पास एक साइड क्या होते हैं फुली रिफ्लेक्टिव, अदर साइड पार्शियल रिफ्लेक्टिव होती है, और इसे सिलेंड्रिकल केसिंग के अंदर हम लिख देते हैं। और देखो मैंने पहले बताया था कि उसमें क्या रहता है, एक कूलिंग के लिए यहाँ पे अटैच रहता है, जिससे कि मदद से इसमें जो हीट जनरेट हो उसे हम एब्जॉर्ब कर पाएँ, कूलिंग कर पाएँ उसके लिए, और लेजर को यूज कर पाएँ। तीसरा सबसे मेन पार्ट था हमारे पास ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग में क्या था, जो जिनॉन जो इस तरह जो हेलिक्स शेप में जो थी वो क्या थी, हमारे पास एक जिनॉन गैस से फिल्ड एक ट्यूब होती है जो कि करती है सूटेबल पावर सप्लाई से कनेक्टेड रहती है, और उसके जो फ्लैश लाइट ओपन करती है उसी से हम जो है एक्साइटेड स्टेट में भेज पाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में रूबी लेजर के यही 3 मेन पार्ट थे। आगे हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रूबी लेजर। सो लेट्स स्टार्ट। वर्किंग प्रिंसिपल में क्या है हमारे पास, सबसे पहले पंपिंग। जो अभी आपने पढ़ा था कि रूबी लेजर की जो है हमारे पास जिनॉन फ्लैश ट्यूब होते हैं ये वाले। अब देखो, जैसे ये लाइट जो है जिनॉन फ्लैश ट्यूब से फ्लैश लाइट इन पर रूबी लेजर पर डाली जाती है, तो क्या होता है, जो क्रोमियम आयन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। अब कौन सी लिए स्पेक्ट्रम एब्जॉर्व करते हैं, 500 एंगस्ट्रॉम, या फिर हम इसे बोल सकते हैं 550 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है उसे क्रोमियम आयन एब्जॉर्व करते हैं, और उसके बाद वो ग्राउंड स्टेट से सीधे सीधे पहुंच जाते हैं एक्साइटेड स्टेट पर। यह हमारी होती है पंपिंग प्रोसेस। अब देखो, क्रोमियम आयन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुका है, ग्राउंड स्टेट है, यहाँ से ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुका है। अब क्या रहेगा इसमें, क्योंकि इसमें 10⁻⁸ सेकंड के लिए रह सकता है, तो उसके बाद क्या होगा, इसका डिके होगा, ये वापस लौटेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, एक मेटा स्टेबल स्टेट रहती है, जिससे क्या होता है यहाँ से सीधे इसमें जंप कर जाता है, और यहाँ पर जंप करते टाइम में कोई भी फोटोन एमिशन नहीं करता। इसे क्या बोलते हैं, हमारा मेटा स्टेबल स्टेट, जिसकी लाइफ टाइम कितना होता है 10⁻³ सेकेंड। तो ग्राउंड स्टेट से सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, उसके बाद मेटा स्टेबल स्टेट में जा रहे हैं। तो इसे क्या करता है, इन्वाइट करता है पॉपुलेशन इन्वर्जन को, जिससे हम आगे समझेंगे। तो देखो क्या हो रहा है, ये जिनॉन फ्लैश लाइट है, ठीक है, यहाँ से फ्लैश लाइट इस पर गई, और इस पर जाने के बाद क्या हुआ, जो रूबी रॉड है इसके अंदर क्या थे, हमारे क्रोमियम आयन थे। क्रोमियम आयन क्या हुए, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए, एक्साइटेड स्टेट से मेटा स्टेबल स्टेट में गए, ठीक है। अब देखो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, जब आपका ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लगातार जो है एक्साइटेड में जाते जा रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट से मेटा स्टेबल स्टेट में आते जा रहे हैं, और यहाँ पर 10⁻⁸ सेकंड को रुके, उसके बाद यहाँ पर 10⁻³ सेकंड को रुके। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूस इस स्टेट में जा रहे हैं, और उसके बाद मेटा स्टेबल स्टेट में जा रहे हैं। तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपके मेटा स्टेबल स्टेट में होते हैं। इस स्टेट को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन, और ये लेजर के लिए ज़रूरी हमें चाहिए रहता है। देखो इसमें क्या लिखा है, जब क्रोमियम आयन है मेटा स्टेबल स्टेट में जाते हैं और उनके नंबर जो है ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन। अब देखो स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है, अब हमारे यहाँ से सारे पहुँचिए एक्साइटेड स्टेट से मेटा स्टेबल स्टेट, और मेटा स्टेबल स्टेट में अब हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन प्राप्त हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, आयंस हमारे बहुत सारे हैं, और यहाँ पर कम है। तो इस स्टेट में क्या होगा, जब यहाँ से जो वापस आता है ये वाला ट्रांजिशन, तो इसमें क्या होता है हमारे पास, ये एक इलेक्ट्रॉन मान लो एक फोटोन एमिट करके वापस आया, ठीक है, मगर और ये फोटोन क्या होगा, वापस इससे टकराएगा, यहाँ से आया ये वापस रिफ्लेक्ट होके, तो क्या होगा, फ्री 2 फोटोन का, तो ऐसे 2 के 4, 4 के 8, इस तरह से यहाँ पर हमें प्राप्त होता है क्या, स्टिमुलेटेड एमिशन, जो हमें लेजर को एक्शन परफॉर्म करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो देखो क्या रहता है, हमारे पास क्रोमियम आयन जो मेटा स्टेबल स्टेट में वो एमिट को फोटोन एमिट करेंगे, फोटोन को जो है यहाँ से हमने एक फोटोन एमिट करा। अब क्या होगा, ये रूबी रॉड में जो है मूवमेंट करेगा, तो हमेशा क्या रहता है, ये रॉड के ऐसे मान लो ये रॉड है, तो इसके एलोंग जो है ये आपका मूवमेंट करते हैं, और जब दोबारा नए फोटोन यहाँ से जनरेट होते जाते हैं तो क्या रहते हैं, वो सेम फेज के रहते हैं, सेम फ्रिक्वेंसी के रहते हैं, और सेम डायरेक्शन में ये एमिट हो रहे होते हैं, और ये ट्रिगर करता है स्टिमुलेटेड एमिशन को, और यहीं से हमें होती है लेजर प्राप्त। आगे हम समझते हैं इसे ऑप्टिकल रेजोनेंस क्या है। देखो अभी जो मैं समझा रहा था ना तुम्हें, इसी में ऑप्टिकल रेजोनेंस था क्या। ये वाले हमारे मान लो रूबी रोड है, इसका ये साइड क्या है हमारे पास, ये मान लो हमारे पास फुली रिफ्लेक्टिव, और ये वाली साइड क्या है हमारे पास, पार्शियली रिफ्लेक्टेड है। तो हमारे पास क्या होगा, अब देखो फोटोन एमिट हुआ, और वो फोटोन हमारा मूव करना शुरू करेगा, तो मान लो इधर साइड गया, यहाँ टकराया, टकराने के बाद वापस इधर आया। अब देखो जब वापस आ रहा है तो वो दोबारा और फोटोन को एमिट करवा रहा है,
तो जिससे क्या होगा कि ऐसी कंडीशन आएगी कि यहाँ पर एक हमारे पास सूटेबल एनर्जी सफिशिएंट हो जाएगी कि उस पार्शियल वाले जो मिरर है हमारे पास इसे क्रॉस कर सके। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ऑप्टिकल रेजोनेंस, जिसमें क्या होता है वो ऑप्टिकल यहाँ से इधर उधर टकरा टकरा कर इतनी एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं कि यहाँ से वो बाहर निकल पाए। जो एमिट फोटन है वो रिफ्लेक्ट बैक एंड फोर्थ रिफ्लेक्ट कर रहा है दो मिरर के बीच, और इस सफिशियंट एनर्जी प्राप्त करने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हमारा लेजर आउटपुट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका जो लेजर आउटपुट मिल रहा है उसमें क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पर सफिशियंट एनर्जी हुई हमारे पास, पार्शियल जो इधर साइड वाला हमारे पास मिरर है उससे सारी लेजर लाइट बाहर निकल जाती है। और उसकी वेवलेंथ कितनी रहती है, लगभग 694.3 नैनोमीटर की हमारे पास रेड लाइट हमारे पास यहाँ से रूबी लेजर से मिलती है। ये पूरा था इसका वर्किंग प्रिंसिपल। देखो ये इसमें क्या था हमारे पास, अगर फिगर की मदद से दोबारा समझना चाहें तो जीनॉन फ्लैश लैंप से हमें क्या हुआ, व्हाइट लाइट इसे पड़ी, क्रोमियम मैन एक्साइटेड स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट के बाद मेटास्टेबल स्टेट में गया। अब देखो वहाँ से कोई वापस आया ग्राउंड स्टेट में, उसके बाद क्या हुआ, उसने फोटोन एमिट करा, और फोटोन क्या हुआ इस रूबी रॉड के लॉन्ग डायरेक्शन में अब एमिट हुआ। वापस उससे क्या हुआ, स्टिमुलेटेड एमिशन हमें मिला, और स्टिमुलेटेड एमिशन जब हमें मिला तो उससे क्या हुआ, यहाँ पर बैक एंड फोर्थ ये ऑप्टिकल रेजोनेंस हुआ, उसके बाद यहाँ से ये लेजर हमारे पास बाहर मिली। ठीक है, इसे हम समझते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम की मदद से। तो देखो सबसे पहले हमारे पास 3 स्टेट हैं, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, और दूसरा हमारे पास स्टार्टिंग में था पंपिंग से क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहे थे, और उसके बाद एक्साइटेड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट में, और मेटास्टेबल स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में जा रहे थे। तो वहाँ पर क्या था, लेजर जो एक्शन था आपका वो हो रहा था। तो ग्राफ की मदद से समझते हैं, एक फिगर की मदद से। अब देखो यहाँ से क्या, यहाँ पे जो हमारे पास ये है, मैं रेड लेता हूँ उसे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, फोटोन आया। ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी का, लगभग 1500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आप नैनोमीटर में कंसीडर कर सकते हैं, तो 550 नैनोमीटर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अब ये क्या हुआ, इसने एब्जॉर्ब करा और इसके बाद ये चला गया एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, क्या ये वापस यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, मगर इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी लो होती है। तो ये हमारे पास बहुत कम ही होंगे जो यहाँ से वापस आ रहे होंगे। देन ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ मेटास्टेबल स्टेट है, अब उसका लाइफ टाइम कितना है हमारे पास, 10⁻⁻8 सेकेंड का, 8 सेकेंड का। तो यहाँ से क्या हुआ, ये वापस इसकी तरफ शिफ्ट कर गए। अब ये आ गया है यहाँ पर, ये क्या है, रेडिएशन लेस होगा। ठीक है, नॉन रेडिएटिव होता है। अब क्या होगा, इसका लाइफ टाइम हमारे पास कितना है मेटास्टेबल स्टेट का, 10⁻³ सेकेंड, जो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, इसमें ट्रांसफ़र होते चले जाएंगे, और बाद में इससे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जाते टाइम एमिट करके वापस इसमें आ जाएंगे। अब लेजर एक्शन को हम समझते हैं। अब तक हमने जो समझा, यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फिर नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन करा उसने, यहाँ पर आ गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन आ गई, यहाँ से सीधे एक्साइटेड स्टेट में जाते जा रहे हैं, और एक्साइटेड स्टेट से आपका मेटास्टेबल स्टेट में जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहाँ पर बहुत सारे आ गए हमारे पास, और ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा हो गए, जिससे क्या बोलते हैं हम, आप पॉपुलेशन इन्वर्जन वाली कंडीशन यहाँ पर अचीव हो गई। उसके बाद क्या होगा कि वापस भी तो लौटेंगे, 10⁻³ सेकेंड ही तो है इनका लाइफ टाइम। तो वापस लौटे टाइम में क्या हुआ, फोटोन को एमिट करेंगे। ठीक है, इन्होंने फोटोन को एमिट करा और ये वापस आया। अब ये वो जो फोटोन है क्या हुआ, यहाँ पर बैक एंड फोर्थ भी तो करेंगे, क्योंकि इसके पास अभी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी। तो बैक एंड फोर्थ करते टाइम क्या होगा, ये इनसे टकराएगा। जब ये सेम फोटोन इनसे टकराएगा तो क्या होगा, अब ये फोटोन जब वापस आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, जिससे क्या होगा, 2 फोटोन आपके वापस यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे, और ये आपका ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2 के 4, 4 के 8, इस तरह से बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन होगा हमारे को, और हमको लेजर मिलेगी। ये था इसका एनर्जी डायग्राम। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूबी लेजर की। अब देखो इसको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये हम समझने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, एक सॉलिड स्टेट लेजर है। क्यों है, क्योंकि इसमें सॉलिड मीडियम जो एक रूबी रॉड होती है उसका यूज़ करा जाता है। लेजर कई टाइप के होते हैं, जैसे सॉलिड स्टेट लेजर है, ऐसे गैसियस लेजर भी होते हैं, सेमीकंडक्टर लेजर का भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी होती है, 694.3 नैनोमीटर, जो कि एक डीप रेड लाइट कलर की लेजर लाइट हमें मिलती है रूबी लेजर से। पल्स ऑपरेशन होता है, ये क्या इसके डिसएडवांटेज में भी आएगा। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस लेजर लाइट नहीं आती, इससे क्या होती है, लाइट पल्सेज में आती है, और आउटपुट जो रहता है ये बहुत ज़्यादा हाई उसका भी नहीं रहता,
जो आउटपुट रहेगा मॉडरेट पावर करेगा, लेकिन जो बीम आएगी ना वो बहुत हाई क्वालिटी बीम होती है हमारे पास। जैसे इसमें हाई क्वालिटी बीम होती है, फिर जो है कोहेरेंस जो आपकी लाइट की प्रॉपर्टी होती है वो भी ये शो करता है। और जो इसकी इफिशियंसी है ना काफ़ी लो है, क्योंकि जो जितनी भी जिनॉन लैम्प से हमारे पास यहाँ पर हमने रेडिएशन ड्रॉप करा था इस पर, वो क्या होता है हीट में ज़्यादा कन्वर्ट होता है, जबकि वो हाँ कुछ लेजर एक्शन में ज़्यादा चाहिए रहता है। तो ये थी इसकी करेक्टरिस्टिक। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ रूबी लेजर। तो रूबी लेजर के क्या क्या एडवांटेज है, हाँ ये जानते हैं। सबसे पहले जो मेन एडवांटेज है रूबी लेजर का, सिंपल डिज़ाइन है। क्या था हमारे पास, हमने भी पढ़ा था, सिर्फ 3 स्टेप में हमारे पास क्या था, पूरी रूबी लेजर की हमने डिज़ाइन का कंसेप्ट समझ लिया था। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक हाई कोहेरेंस लाइट मिलती है, बिल्कुल जो बीम की क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। लो कॉस्ट है इसमें, क्योंकि रूबी क्रिस्टल की जो है बनाना कंपेरेटिवली जो है आसान होता है और सस्ता होता है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये सबसे पहली लेजर थी, तो हमेशा याद रखा जाता है। इसके बाद काफ़ी सारी लेजर डेवलप हुई, मगर इसे हम याद रखते हैं क्योंकि ये क्या होता है दुनिया में पहली बार लेजर एक्शन का भी हमने परफॉर्म होते हुए देखा था। ये सारे थे इसके एडवांटेज। अगर हम लिमिटेशंस और डिसएडवांटेज की बात करें तो आइए उसे भी समझ लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ रूबी लेजर्स। सबसे पहले लो एफिशिएंसी, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे पास जो स्मॉल पावर जो होती है वही जो आपका लेजर एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूजफुल होती है, बाकी क्या हीट में आपका वेस्ट हो जाती है। पल्स ऑपरेशन जो भी डिसएडवांटेज ही है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस लेजर हमको नहीं मिलती है, पल्स के फॉर्म में हमें लेजर मिल रही होती है। थर्मल इफेक्ट, हमें कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड रहता है हमेशा जो है, क्योंकि अगर हम कूलिंग सिस्टम को रिक्वायर्ड नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, तो रूबी क्रिस्टल जो है टूट जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा। फ्लैश लैम्प एनर्जी लॉस, जो कि अभी मैंने बताया कि फ्लैश लैम्प जो होती है वो क्या होती है, उसकी बहुत ही कम परसेंटेज जो है लेजर को कन्वर्ट करने में यूज़ होती है, बाकी सारा हीट में वेस्ट हो जाती है। तो ये इसके सारे क्या हैं डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस हैं। आगे अगर हम रूबी लेजर की एप्लीकेशन की बात करें तो क्या होती है वो होलोग्राफी, जो आपने लेजर शो भी देखे होंगे काफ़ी सारे। तो होलोग्राम्स बनाने के लिए क्या होते हैं, हम रूबी लेजर का यूज करते हैं। मेडिकल एप्लीकेशन में आपने देखा होगा टैटू रिमूव करने के लिए, स्किन ट्रीटमेंट के लिए हम लेजर का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि रूबी लेजर ही पूरी यूज़ हो रही है पल्स में, लेकिन हाँ हम लेजर का यूज़ कर रहे होते हैं इसमें। ठीक है, मिलिट्री और इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशन जो होती है इसमें जो आपका जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी हम लेजर का यूज़ कर रहे होते हैं। और मिलिट्री जो प्रोसेस मटेरियल प्रोसेस रहता है, जैसे ड्रिलिंग और आपका कटिंग के लिए भी आजकल तो वाइडली हम इसका लेजर का यूज़ हम कर रहे होते हैं। और साइंटिफिक रिसर्च में क्या है, काफ़ी सारी रिसर्च में लेबोरेटरी में हम लेजर का यूज कर ही रहे होते हैं। सो कंक्लूजन की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले रूबी लेजर क्या थी, एक सॉलिड स्टेट लेजर थी जिसे डेवलप किसने किया था, मेहमान ने, कब 1916 में। और एक इस पर बेस्ड थी, स्टिमुलेटेड एमिशन पे बेस्ड थी। और रूबी क्रिस्टल को हमने यूज़ किया हुआ था जिसमें क्या होता है क्रोमियम आयन को हमने डोप करा हुआ था, कितना 0.05%। रिमेंबर Al2O3 में क्रोमियम आयन को हमने डोप करा हुआ था। अब इसमें क्या था, रूबी क्रिस्टल को हम इसलिए यूज़ करते हैं। और फ्लैश लैम्प जो हम जिनॉन फ्लैश लैम्प इसमें यूज़ कर रहे होते हैं, जो आउटपुट हमें कितना मिलता है 694.3 नैनोमीटर का। ठीक है, अब वो आपकी बाकी सारी प्रोसेस को पता होगी क्या होता है। सबसे पहले एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट मेटा स्टेबल स्टेट में जाता है, मेटा स्टेबल स्टेट में जाने के बाद क्या होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन आती है। उसके बाद स्टिमुलेटेड एमिशन से आपका क्या होता है लेजर लाइट प्राप्त होती है, कितनी 694.3 नैनोमीटर की यहाँ से आपको लेजर लाइट प्राप्त हो रही होती है। तो ये था इस वीडियो का एंड। अगर आपको किसी और टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और रूबी लेजर के बारे में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आर्टिकल मिल जाएंगे, जस्ट सर्च रूबी लेजर और studyop.in। ठीक है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा काफ़ी दोनों आर्टिकल, आपको एग्जाम में लिखने के लिए इससे आसानी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।